हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का अपना लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या होता है डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पाचन। तो पाचन जो होती है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि भोजन में जो अघुलनशील अवयव होते हैं, यानी कि जैसे कि जो पदार्थ, जैसे कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता है जो पूरी घुलित अवस्था में हम लोग खाते हैं। जैसे लिक्विड चीजें तो घुलित अवस्था में होती है, लेकिन जो भी चीजें हम द्रव वाली जो होती है वो घुलित अवस्था में रहती है। लेकिन जितनी भी ठोस चीजें हम लोग खाते हैं, जैसे कि रोटी है या कोई भी फल वगैरह जो हम लोग लेते हैं, वो अघुलनशील अवस्था में रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे शरीर में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं उसके साथ मिल करके उसको वो घोलने का काम करते हैं उन चीजों को। तो यही जो प्रक्रिया है, यानी कि जो भोजन के अघुलनशील अवयव होंगे वो एंजाइम के साथ घुल करके घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, और यही पूरी जो होल प्रोसेस बोली जाएगी, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो हमारे एंजाइम के साथ मिक्स होकर के डाइजेस्टेड फूड में चेंज हो जाएगा, और यही पूरी जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, पाचन यानी कि डाइजेशन कहलाएगी। अब पाचन जो होता है वो डायरेक्टली तो होता नहीं है, उसमें 5 प्रोसेसेस काम आती है, यानी कि लाइफ की प्रोसेसेस। जैसे कि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ना है हम लोगों को कई सारी प्रोसेसेस होती है। तो यानी कि जो पाचन की प्रोसेस है, यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसमें भी कई सारी प्रोसेसेस होती है जिससे हमारा खाना जब पूरी तरह से पच पाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो पहली प्रोसेस हमारी है इंजेक्शन, यानी कि जिसको बोलते हैं हम अंतःग्रहण। दूसरी है डाइजेशन, यानी कि जिसे बोलते हैं पाचन। तीसरी है एब्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं अवशोषण। और चौथी है एसाइमुलेशन, जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण। और 5 है इजेक्शन, यानी कि बहिक्षेपण, या इसको मल त्याग भी बोला जाता है। तो ये हमारी 5 प्रोसेसेस हो गई जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस इंजेक्शन यानी अंतःग्रहण में होता क्या है। तो अंतःग्रहण में क्या होता है, अंतःग्रहण वो प्रोसेस होती है जब हम कोई भी फूड, जैसे किसी भी फूड को हम एंटर कर रहे हैं बाय माउथ के द्वारा, जब भी हम किसी फूड को एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फूड होता है वो मुंह में पहले जाता है, हमारे दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है। फिर चबाने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो गीला कब होता है, गीला तब होता है जब हमारे जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं। तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और सलाइवा सिक्रीट होने के कारण क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो पूरी तरह से गीला हो चुका होता है। तो गीला होने के बाद जो भोजन होगा हमारी ग्रास नाल यानी कि आहार नाल से होता हुआ पहुंच जाता है हमारे अमाशय यानी कि स्टमक में। तो ये जो प्रोसेस होती है स्टमक में पहुंचने तक की प्रोसेस कहलाती है इंजेक्शन। फिर डाइजेशन की बात आती है, तो डाइजेशन जो है वो हमारा अमाशय से स्टार्ट होता है, और जो कि छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहता है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारा अमाशय यानी कि स्टमक जो होता है वो कई तरह के एंजाइम को सिक्रीट करता है, जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो वो कहलाती है वो प्रोसेस, वहां पर जो हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है एक्चुअली में। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम मेनली डाइजेशन। फिर डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वही सिर्फ डाइजेस्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। तो बड़ी आंत जो होती है वो हमारा भोजन अवशोषित कर लेती है, और भोजन जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको अवशोषित उसे ना करके, बल्कि उसके अंदर जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि वाटर जो होती है सिर्फ उसको ही एब्जॉर्ब करती है। तो ये काम जो करती है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि एब्जॉर्ब करने को का, तो वो काम होता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। फिर आता है एसाइमुलेशन यानी कि स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड ही रहेंगे, और जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा तो हमारी ब्लड कैपिलरीज यानी कि रुधिर धमनियों के द्वारा हमारे शरीर में ये जो डाइजेस्टेड फूड होंगे वो पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा वो स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब जो भी चीजें घुलनशील अवस्था में है उनका अच्छे से मिक्सअप होना, एसाइमुलेशन होना, एसिमिलेट होना, किसी चीज में सम्मिलित होना, तो ये होता है एसाइमुलेशन। फिर है इजेक्शन, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले एब्जॉर्प्शन में कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वो सिर्फ वाटर को ही एब्जॉर्ब करेगी, और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी यानी कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। और एक्सक्रीट होने के लिए हमें रेक्टम या एनस की जरूरत होगी, तो रेक्टम और एनस के थ्रू जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हमारी हुई 5 प्रोसेसेस। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है पाचन तंत्र और इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है पाचन तंत्र। तो चलिए देखते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि पाचन तंत्र होता क्या है।
तो पाचन तंत्र जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी तंत्र है वो कोशिका से मिलकर बनता है, और कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊतक बनाती हैं, और ऊतक जो होता है वो अंग बनाते हैं, और कई सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जब पाचन तंत्र की बात की है तो इसका मतलब कई सारे पाचन अंग होंगे जो मिलकर के एक पाचन तंत्र को बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं जिन्होंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया है। तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग देखिए और इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पाचन तंत्र का हम लोगों ने कंप्लीट डायग्राम बना लिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होती है पाचन तंत्र और क्या क्या इसमें ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, तो ये बन चुका है हमारा पाचन तंत्र। एक्चुअली इसकी लेबलिंग कर लेते हैं पहले कि क्या है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है हमारा माउथ, यानी कि जिसको मुंह बोलते हैं, और इसे हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। BUCCAL बक्कल कैविटी, CAVITI। तो ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी, माउथ या तो इसको बोला जाएगा। फिर क्या होता है, ये हमारी जो ये तीनों बनी हुई हैं, ये हमारी तीनों बनी हुई है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, हमने पूछा भी था कि ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन माउथ में कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर खुद ही दिया है, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। तो वही 3 ग्लैंड्स है यहाँ पर, और ये अभी आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी तीनों ग्लैंड्स पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई है। फिर ये जो आप लंबी पाइप जैसी संरचना देख रहे हैं, इसको हम लोग ग्रास नाल, आहार नाल, दोनों चीजें कहते हैं, और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज इंग्लिश वर्ड। तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई है हमारी। तो 3 चीजें हम लोगों ने देख ली, माउथ यानी बक्कल कैविटी बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ग्रास नाल यानी आहार नाल हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब लाल ग्रंथियां, और आहार नाल, ग्रास नाल या एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ये जो बना हुआ है हमारा थोड़ा सा राउंड शेप में या किडनी शेप में आप बोल सकते हैं, ये है हमारा अमाशय, और अमाशय की ही हिंदी इंग्लिश होती है स्टमक। जो पेट होता है हमारा वो अमाशय ही होता है,
कहीं कहीं आमाशय होता है, कहीं कहीं अमाशय होता है, तो आप आमाशय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसके अंदर एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो है हमारा ग्रहणी, जिसको बोलते हैं हम डिओडिनम। डुओडिनम ये हो गया हमारा, यानी कि बक्कल कैविटी, माउथ हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां हो गई, ग्रासनाल, आहारनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, अमाशय यानी कि स्टमक, ग्रहणी यानी कि डिओडिनम। और ये हमारा जो लेफ्ट साइड में है वो है लीवर, यानी कि इसको हम बोलते हैं यकृत। और ये है हमारा गाल ब्लैडर, जिसको बोला जाता है पित्ताशय। ठीक, ये जो हमें पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है हमारा अग्न्याशय। जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। और ये जो हमें दिख रहा है ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। जिसको हम लोग बड़ी आंत या बृहदांत भी बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है आप लोगों को, जो मेरा थोड़ा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बना हुआ है, इस तरह से कुछ बनता है जो बुक में बना होता है, जैसे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, वो कुछ इस तरह से है। ये है हमारा छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया। सबसे लास्ट का नीचे का जो पोर्शन है ये है रेक्टम, और इसके नीचे एक फोर लाइक स्ट्रक्चर है वो है एनस। तो रेक्टम को बोलते हैं मलद्वार और एनस को बोलते हैं मलाशय, सॉरी मलाशय। रेक्टम हो गया और ये हो गया मलद्वार। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बनाने में हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने बनाया है माउथ, जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। फिर मैंने बनाई है सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि इसको बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। फिर बनाया है ग्रासनाल, यानी कि आहार नाल, जिसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। फिर बनाया है अमाशय, जिसको बोला जाता है स्टमक। फिर अमाशय के अंदर एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है ग्रहणी, यानी कि डिओडिनम। फिर लेफ्ट साइड में बना हुआ है लीवर, यानी कि यकृत, और उसमें बना हुआ है एक थैलेमस स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय, यानी कि गाल ब्लैडर। फिर राइट साइड में आ जाते हैं, जो ये पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है अग्न्याशय, यानी कि पैनक्रियास। और ये हमारा जो एक लार्ज स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में 2 टाइप्स इंटेस्टाइन होती है, 2 इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बाहर कवरिंग देती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो अंदर कुंडली नुमा संरचना स्पाइरल रेंज में होती है और एक दूसरे से लिपटी हुई रहती है। तो आंत, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ही एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम में ये जो कोर होता है उसको हम बोलते हैं एनस। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों को अब पढ़ना है कि कैसे क्या हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि क्या कहते हैं माउथ का क्या काम है। तो माउथ में क्या होता है, सबसे पहले पाचन तंत्र में जैसे माउथ है तो उसमें लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो जब हम लोग खाना खाएंगे तो हमारा जो फूड होगा वो माउथ के थ्रू एंटर करेगा। ठीक, इंटर करने के बाद क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा, सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होगा। सलाइवा जो होता है यानी कि लार जो होता है वो हमारे भोजन को गीला करता है, और गीला करने के साथ साथ इसमें एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या नाम है उसका, टाइलिन। यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसका नाम है टाइलिन, या उसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी
अमाइलेज। ठीक, तो ये हो गया हमारा एंजाइम, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, सलाइवा जो होगा उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाएगा जिसको हम लोग सलाइवरी अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, हमारे भोजन को गीला करेगा। और फिर यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी है कि सलाइवरी ग्लैंड जो हमने बनाई है वो 3 बनाई है। वो क्यों 3 बनाई है, वो 3 इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है। एक होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सबमैंडिबुलर। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो यहाँ इस एरिया में, यानी कि उसको बोलते हैं कर्णमूल लाल ग्रंथि, यानी कि कान के पास पाई जाती है। फिर दूसरी जो है सबलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है टंग से, यानी कि जो टंग हमारी है उसके नीचे इस जगह पे जो पाई जाएगी वो होगी सबलिंगुअल। फिर सॉरी इस जगह पे टंग के ठीक नीचे जो पाई जाएगी यहाँ इस पोर्शन में अगर आप पहले, तो वो होती है सबलिंगुअल। फिर होती है सबमैंडिबुलर, जिसकी बात करेंगे तो वो नेक रीजन में पाई जाएगी वो लाल ग्रंथि, और वो सबमैंडिबुलर होती है। तो ये 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई जो कि सलाइवा यानी कि टाइलिन एंजाइम सीक्रेट करती है, जिसको हम लोग सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो हमारा भोजन होगा लाल ग्रंथियों के द्वारा गीला हो चुका होगा, फिर वो जाएगा ग्रास नाल में। ग्रास नाल में जाने के बाद क्या होता है कि एलिमेंट, ग्रास नाल को आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि जिगजैग मोशन में होती है। ये इस तरह से सिचुएशन होती है दोनों तरफ की, और इस पर छोटे छोटे सीलिया लगे हुए होते हैं, जिसको यहाँ पर सीलिया में क्या करके विलाई बोला जाता है, VILLI, जिसकी हिंदी होती है रसांकुर। और ये क्या करते हैं, ये भोजन को आगे खिसकाने का काम करते हैं, यानी कि जैसे ब्रश होता है, ब्रश जिगजैग मोशन करके आगे खिसका, वैसे भोजन को हमारे आगे खिसकाने का काम करते हैं ये रसांकुर। और इस तरह जो आगे खिसकाने की जो ये गति होती है इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि क्रमाकुंचन गति, इसको हम कहते हैं। तो क्रमाकुंचन गति होती है हमारे भोजन में, और फिर वो क्रमाकुंचन गति जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होते हुए विलाई के द्वारा होते हुए हमारा भोजन पहुंच जाता है कहाँ, आमाशय यानी कि स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और जठर ग्रंथि क्यों पाई जाती है, क्यों कहते हैं इसको जठर ग्रंथि, क्योंकि इसमें सबसे जठर चीज रहती है और जिसका नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस इसके साथ इसमें कई सारे एंजाइम भी होते हैं जिसका नाम है रेनिन, एक का नाम है ट्रिप्सिन और एक का नाम है पेप्सिन। ये 3 एंजाइम होते हैं, रेनिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये क्या करते हैं, ये 3 एंजाइम HCl से जब संयोग कर देंगे तो ये प्रो बन जाएंगे, यानी कि HCl अगर रेनिन से संयोग करेगा तो बनाएगा प्रोरेनिन, ट्रिप्सिन से करेगा तो बनाएगा प्रोट्रिप्सिन और पेप्सिन से करेगा तो प्रोपेप्सिन। जब ये प्रो बन जाएगा तभी ये बन जाते हैं जठर रस। यानी कि अगर कोई पूछता है जठर रस किसे कहते हैं, तो जठर रस तो हम बोलेंगे जब HCl से ये तीनों एंजाइम ये तीनों रस संयोग कर लेंगे तब ये जठर रस कहलाएगा। तो प्रोरेनिन, प्रोट्रिप्सिन और प्रोपेप्सिन हो जाता है। फिर क्या करता है, HCl का सबसे बड़ा इसमें काम ये होता है कि HCl जो हमारा भोजन आ रहा होता है क्रमाकुंचन गति के दौरान, यानी कि ग्रास नाल के दौरान जो हमारे आमाशय में भोजन आया वो क्या होगा HCl के द्वारा। HCl काम क्या करता है, HCl जो भी भोजन में बैक्टीरिया हैं उनको किल करने का काम करेगा, प्लस भोजन को क्या करेगा, भोजन को एसिडिक बनाएगा, यानी कि अम्लीय बनाता है भोजन को, और जितनी भी उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। फिर इन तीनों एंजाइम का क्या काम होता है, तो इन तीनों एंजाइम में रेनिन जो है वो दूध को फाड़ करके प्रोटीन बनाता है, यानी कि दूध को फाड़ने का काम कौन करता है, हमारा रेनिन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो वसा को तोड़ता है, और वसा का टूटना कहलाता है इमल्सिफिकेशन, यानी कि इमल्सीकरण। ये चीज याद रखिएगा, इमल्सीकरण किसको कहते हैं, तो इमल्सीकरण जो है वसा के टूटने को कहते हैं इमल्सीकरण। फिर आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो ये हो गया आमाशय में काम। आमाशय में HCl क्या करेगा, भोजन जो आ रहा है उसमें बैक्टीरिया जो होंगे उनको किल करेगा, प्लस भोजन को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाएगा। फिर उसमें जो 3 एंजाइम होंगे रेनिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, वो क्या करेंगे, वो करेंगे रेनिन जो होगा वो दूध को फाड़ कर उससे प्रोटीन को अलग करेगा, ट्रिप्सिन जो होगा वो वसा को तोड़ करके उसका इमल्सीकरण करेगा, और पेप्सिन क्या करेगा, वो प्रोटीन को तोड़ करके उसको प्रोटीन को तोड़ेगा। फिर भोजन जब हमारा पूरी तरह से अम्लीय हो जाएगा और अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा तब क्या होगा, हमारा जो भोजन होगा ग्रैंड यानी कि डिओडिनम में जाएगा। और जब हमारा भोजन डिओडिनम में जाएगा तो ये यहाँ पर 5 से 8 घंटे तक रहेगा, और ये जब यहाँ पर रहेगा 5 से 8 घंटे तक तब क्या होगा, ये जो भोजन होगा ये भोजन का कलर चेंज हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा रेड या ब्राउन।
ये रेड या ब्राउन कलर का भोजन रहेगा तब हम इसे भोजन फूड ना कह करके तब हम इसे बोलेंगे काइम। एक नंबर वाले क्वेश्चन में आता है काइम किसे कहते हैं, तो हमें यही लिखना है कि जब हमारा भोजन ग्रहणी में आ जाता है और ये लाल और भूरे रंग का हो जाता है तब हम इसको भोजन ना कह करके काइम कहते हैं। तो ये काइम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो भी भोजन होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो हमारा लीवर है यानी कि यकृत, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो सबसे लार्ज ग्लैंड जो है हमारी वो है यकृत। ये चीज याद रखिएगा, कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। तो लार्ज जो ग्लैंड होती है यानी यकृत, यकृत में क्या पाया जाता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। और पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस स्रावित करता है, जिसको बोलते हैं हम बाइल जूस। और बाइल जूस कैसा होता है, बाइल जूस HCl का उल्टा होता है, यानी कि एसिडिक ना होकर के ये होता है बेसिक। ये क्षारीय होगा और क्या करेगा, ये जो भोजन में थोड़ी बहुत भी अम्लीयता रह गई है उसके साथ अगर उस पर क्षार अपना प्रभाव दिखाएगा, जैसे कि अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो वो उदासीन न्यूट्रल हो जाते हैं, सॉल्ट लवण बना लेते हैं। वैसे ही जो भी भोजन में अगर थोड़ी सी अम्लीयता रह गई होगी तो वो पित्ताशय के थ्रू पित्त रस जो स्रावित होगा उससे क्या होगा, वो क्षारीय हो जाएगा और क्षारीय होने के कारण वो भोजन जो होगा पूरा उदासीन हो चुका होगा। फिर भोजन जो उदासीन हो जाएगा पूरी तरह से, तो वो कहाँ पहुंचेगा, हमारा अग्न्याशय में पहुंचेगा। और अग्न्याशय में क्या होगा, अग्नाशयी रस निकलेंगे। अग्नाशयी रस जो होंगे फिर से प्रोटीन, वसा और ग्लूकोज को तोड़ेंगे और ग्लूकोज ये सब के बाद टूटने के बाद हमारा पूरी तरह से जो भोजन होगा वो डाइजेस्ट हो चुका होगा, पच चुका होगा। तो जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारा पहुंच जाएगा कहाँ, छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भोजन नहीं पच पाएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई यानी कि रसांकुर पाए जाते हैं। और ये रसांकुर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण करेंगे और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया रेक्टम बना है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा और रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, जो कि हम लोगों ने पाचन की 5वीं प्रोसेस वही क्षेत्र पढ़ा था, उसमें ले दी जाती है रेक्टम और एनस। अवशोषण में हमारा भोजन अवशोषित होना माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल तक वो, प्लस यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है वो, ये सारी चीजें अवशोषण में आएंगी। स्वांगीकरण का जो हमने बताया था, स्वांगीकरण का होगा यानी कि छोटी आंत में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या करेगा, ये सारा जो छोटी आंत होती है ये कहीं ना कहीं हमारी ब्लड कैपिलरीज यानी कि जो हमारी हृदय की जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं, केशिकाएं होती हैं, उनसे मिली होती हैं, उनके थ्रू जाकर के हमारी ब्लड के साथ मिलकर के हमारे ऑर्गन को ब्लड और फूड प्रोवाइड कराएंगी। तो ये हो जाएगा स्वांगीकरण। पाचन जो आमाशय, अग्नाशय और लीवर करेगा वो हो गया पाचन। तो इस तरह से हमारी जो 5 प्रक्रियाएं हैं पाचन की वो इस पाचन तंत्र के द्वारा पूरी हो जाती है। तो पूरा हमारा पाचन तंत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसको देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जहां नहीं समझ में आया होगा आपको बताइएगा। थैंक यू।